मैं शाम को जब घर वापस आया तो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। 2 जगह पर ट्यूशन पढ़ाने के बाद अब जाकर मुझे घर आकर आराम करने का मौका मिला। मगर जब घर आया तो सामने का मंज़र बड़ा ही हैरानकुन था। अम्मा-अब्बा नए कपड़े पहनकर कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे। उनके हाथ में मिठाई का एक छोटा-सा डिब्बा था। उन्हें देखकर मैं मुस्कुरा दिया था। अम्मी-अब्बू आप लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या ख़ानदान में कोई फ़ंक्शन है? तब अब्बू ने मुझे मुस्कुराते हुए गले से लगा लिया। बेटा हम तुम्हारे चचा की तरफ जा रहे हैं। कुछ ख़ास बात करनी है उनसे। अब्बू के मुंह से चचा का नाम सुनकर मैं चौंक उठा। चचा के घर मगर क्यों? इस तरह नए कपड़े पहनकर और ये मिठाई लेकर? आखिर क्या वजह है इसकी? मुझे अम्मी अबू का अंदाज देखकर दिल ही दिल में किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। ये कपड़े साला साल से संभाल कर रखे हुए थे। खास खास मौके पर ही इन्हें पहनते थे। हमारे घर में नए कपड़े बनाने का रिवाज नहीं था, या फिर शायद हमारी गुर्बत हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती थी। अब्बू कहने लगी, बेटा तुम्हारी चचाज़ाद अनुषा का एक बहुत अच्छे घराने से रिश्ता आया हुआ है। तुम्हारी माँ का कहना है कि हमें उनके घर जाकर तुम्हारे और अनुषा के बारे में बात करनी चाहिए। बचपन में अब्बा जान ने तो हम दोनों का रिश्ता तय किया था। बस यही बात हम भाई साहब को याद दिलाने जा रहे हैं, ताकि वो किसी और जगह पर अनुषा बेटी का रिश्ता ना कर सके। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे का रंग बदल गया था। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। ऐसा नहीं था कि मुझे अनुषा पसंद नहीं थी, बल्कि वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत पढ़ी लिखी। शायद मैं उसे दिल में पसंद भी करता था, मगर इस पसंदीदगी को मैं किसी पर ज़ाहिर नहीं किया था। मैं किसी मुनासिब वक्त की तलाश में था और मुझे यकीन था कि वो वक्त जल्द ही आ जाएगा। मगर अम्मी अब्बू ने इतनी अचानक ये फैसला किया कि मैं उन्हें रोकने लगा था, क्योंकि मैं जानता था कि चचा और अनुषा लोगों का क्या जवाब होगा। अबू आप कमरे में जाकर बैठे मेरी बात सुनने की कोशिश करें। अभी आप लोगों को उनके घर जाकर इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। वो लोग कभी भी इस रिश्ते पर तैयार नहीं होंगे और हमारी बेइज्जती अलग होगी। लेकिन मेरी बात सुनकर बाबा कहने लगे, अरे बेटा वो मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई, मेरी बहुत इज्जत करता है। अब अगर अच्छी पोस्ट पर है तो बेटा ये मेरी कुर्बानियों का सिला है। मैंने छोटी उम्र में ही अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दे दी। काम करता रहा, मेहनत मजदूरी करता रहा, तब तुम्हारे चचा को पढ़ाया लिखाया या किसी काबिल बनाया। और अब जब वो ऑफिसर बन चुका है, बड़े घर में है, तो क्या वो सारे रीत रिवाज भूल गया है? नहीं बेटा, वो मेरा भाई है, मेरा खून है। देखना जब मैं उसके घर जाऊंगा ना, तो कैसे मुझे खुशी से गले लगा लेगा। मैं जानता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया और आने वाले वक्त का एहसास करके मेरा दिल डूबा जा रहा था। मेरी छोटी बहन किरण मेरे पास आकर बैठ गई। अरे भैया परेशान क्यों हो रहे हो? देखना अम्मी अबू खुशी की खबर लेकर आएंगे। अम्मी अबू मेरी तवक्को के मुताबिक जल्दी वापस आ गए थे। उनके बुझे हुए चेहरे देखकर मुझे एहसास हो गया था कि चचा ने उन्हें क्या जवाब दिया होगा। मगर चचा और अनुषा ने उनके साथ इतनी बदतमीजी की होगी, उन्हें इतनी बातें सुनाई होंगी, इस बात का मुझे अंदाज़ा तक नहीं था। अम्मी रोते हुए कहने लगी, तुम्हारे भाई ने तो तुम्हारे अब्बू की पूरी बात ही नहीं सुनी। दरमियान में ही उन्हें कंगला मोची गरीब न जाने क्या क्या कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उनके घर में बहुत सारे मेहमान भी थे। उन्होंने सबके सामने हमारी खूब तस्दीर की। हमें पानी तक नहीं पूछा, बैठने के लिए भी नहीं कहा, और इस तरह बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। और अनुषा मत पूछो बेटा, उसका दिमाग तो सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ है। सुना है उसका शौहर एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, एक बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। तभी तो उस लड़की का दिमाग अर्श पर पहुंचा हुआ है। बेटा क्या पैसा इसी तरह इंसान का दिमाग ख़राब कर देता है? मेरे पास अम्मी के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गया। मैं जानता था कि ये सब होगा, मगर फिर भी अपने माँ बाप की तस्दीर पर मेरा दिल बुरी तरह से टूट रहा था। सारी ज़िंदगी अब्बू को मेहनत मजदूरी करते हुए देखा था। अब्बू सिलाई भी करते थे, मजदूरी भी करते थे, और मोची का काम भी करते थे। जो काम मिल जाता वही कर लेते। उन्होंने कभी मेहनत से हाथ नहीं खींचा था और ना ही किसी किस्म का काम करने में शर्म महसूस की। बल्कि मुझे भी यही दर्ज देते कि रिज़्क़ हलाल कमाने में इंसान को शर्म नहीं करनी चाहिए। जो काम भी मिलता है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके उस काम को करना चाहिए। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया था, अपनी किताबों को खोल लिया था और मैं पहले से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने लगा था। मेरे दिल में जैसे एक आग सी जल रही थी। अपने माँ बाप के साथ जितनी भी ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो भी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, उन सब का मैं बदला लूँगा। उन सब का जवाब मांगूंगा हर उस इंसान से जो हम लोगों की इस बर्बादी में बराबर का शरीक है। अगर अब्बू ने चचा के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी थी, तो चचा का भी हक बनता था कि अपनी खुशी के वक्त में वो अब्बा को अपने साथ शरीक करते। जब चचा की शादी हुई थी तो तब अम्मी ने अपने हाथों से कंगन उतार कर उनकी दुल्हन को पहना दिए थे। अपना जेवर उठाकर चची को दे दिया, ताकि चचा को किसी किस्म की कमी का एहसास ना हो। और उन्होंने क्या किया? शादी के बाद जब एक अच्छी पोस्ट पर लग गया तो सबसे पहले उन्होंने घर छोड़ दिया। मेरे माँ बाप से रिश्ता नाता सब कुछ तोड़ दिया, और बचपन का वो रिश्ता जो दादा ने अपनी खुशी से तय किया था, वो भी उन्होंने तोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ दौलत के लालच में।
उनके पास इस बात की क्या गारंटी थी कि जिस दौलतमंद आदमी को अपनी बेटी दे रहे हैं वो उन्हें खुश भी रखेगा। अब मेरी मसरूफियत बढ़ती चली जा रही थी। मेरी पढ़ाई का खर्च मैं खुद ही उठा रहा था। अपने साथ साथ किरण को भी मैं आला तालीम दिलाने का ख्वाब रखता था। मैं चाहता था कि मैं किरण को डॉक्टर बनाऊं, मगर इतनी कम आमदनी होने की वजह से मैं इस ख्वाब को पूरा नहीं कर सका। मगर उसे आला तालीम दिलाने के ख्वाब से मैं किसी सूरत भी दस्तबरदार नहीं हो सकता था। यही वजह थी कि मैं सारा दिन यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहता और इसके बाद मैं दो दो जगह पर ट्यूशन पढ़ाता। जब रात को घर वापस आता तो तब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका होता था। अब काफ़ी सारे दिन बीत चुके थे। सुना था कि अनुषा की शादी बहुत धूमधाम से की गई है। उसे इतना शानदार जहेज़ दिया, इतना जेवर डाला कि ख़ानदान वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये बात मुझे उस दिन पता चली जब मैं घर आया तो मेरे रिश्ते की फूफो घर में बैठी हुई थी। गोया हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आई थी। अरे बहन, क्या बताऊँ तुम्हें, लड़की को जहेज़ के साथ साथ बड़ा घर भी क्या कमाल का मिला है। ससुराल वालों ने दिल खोल कर उस पर खर्च किया और वलीमा इतने बड़े होटल में किया। अगर ख़ानदान में उसकी शादी होती तो क्या वो इतनी शान से उसे ब्याह कर ले जाते। फूफो का इशारा साफ मेरी तरफ था। मुझे देखकर वो होठों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजा कर बोली थी। मैं जानता था कि मुझे ख़ानदान वालों की नज़रों और बातों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने खुद को इस सब के लिए पहले से ही ज़हनी तौर पर तैयार किया हुआ था। मैंने सलाम करके अपने कमरे में जाने लगा तो अब्बू ने मुझे रोक लिया। अरे बेटा, सारा सारा दिन कहाँ आवारागर्दी करते रहते हो? तुम्हारा बाप बूढ़ा हो गया है और इस उम्र में वो मजदूरी करता है, लोगों के जूते हाथ में लेकर सिलाई करता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम घर का खर्चा उठाओ। एक बार तो मेरा दिमाग घूम गया था। जी चाहा कि उन्हें खूब खरी खरी सुनाऊं, मगर मैं बमुश्किल अपने आप को काबू में रखा, क्योंकि ये मेरी तरबियत में शामिल नहीं था। पप्पू, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जल्द ही मेरी डिग्री मुकम्मल होने वाली है। मेरी बात सुनकर वो दोबारा तंज़िया अंदाज में हंसने लगी। अच्छा, डिग्री मुकम्मल होने वाली है? जैसे तुम डॉक्टर बन रहे हो या फिर कोई और प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है? अरे मोची का बेटा मोची ही बनेगा ना, या फिर मजदूरी करेगा? जो डिग्री तुम हासिल कर रहे हो इसकी क्या वक़्त है? वो तो रद्दी के कागज़ से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखती। मैं उनकी बात सुनकर गहरी सांस लेकर रह गया था। जब मेरी डिग्री मुकम्मल होगी ना तो तब सब लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ, मेरी औकात क्या है। आप परेशान मत हो, अपने ज़हन पर ज़्यादा जोर मत डालें, अपने घर पर ध्यान रखें, अपने बच्चों की फ़िक्र करें। ना चाहते हुए मैं हल्का सा तंज कर गया था। उनका एक बेटा नशे का आदी था और दूसरा आवारा लड़कों के साथ फिरता रहता था, और कितनी ही लड़कियों की वजह से वो जेल में जा चुका था। पप्पो को ये सब नज़र नहीं आता था, या फिर उन्होंने अपने घर की तरफ से आंखें बंद कर रखी थी। उनका सारा ध्यान ख़ानदान के बाकी लोगों की तरफ ही रहता था। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सभी वो सोचती रहती थी। अनुषा की शादी के बाद मुझे खालीपन का एहसास हुआ था। किसी कीमती चीज़ के खुद से छिन जाने का एहसास बड़ी ही शिद्दत से महसूस हो रहा था। ऐसा नहीं था कि मुझे उससे कोई धुआंधार किस्म का इश्क था, मगर एक ख़ास किस्म की अनसियत थी, एक मोहब्बत थी। बचपन से उसका नाम अपने नाम के साथ सुना था, इसलिए मेरे दिल में उसकी कोई गैर मामूली बात नहीं थी। मगर मैंने खुद को समझा लिया था, वो किसी की बीवी थी, किसी की अमानत थी, और मुझे उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। चंद दिन मज़ीद गुज़रे तो मेरी दुआएं तवील होती गईं। अब मेरे पेपर्स ख़त्म हो गए थे और अब मेरा सारा रुजू अपने अल्लाह ताला की तरफ हो गया था। हर वक्त मैं खुशू खुशू से उससे दुआ मांगता रहता। या अल्लाह, मेरे माँ बाप की लाज रख लेना। या अल्लाह, जो मैंने मेहनत की है उसका मुझे सिला देना। मुझे किसी के सामने भी रुसवा मत होने देना। या अल्लाह, मेरी इज़्ज़त रख ले। जो ख्वाब मैंने अपने माँ बाप के लिए देखे हैं, मेरे इन ख्वाबों को पूरा कर देना। मुझे अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदा मत होने देना। उस दिन आधी रात का वक्त था, जब प्यास की शिद्दत से मेरी आँख खुली थी। मैं कमरे से बाहर निकला तो एक कमरे से मुझे खटखट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पानी पीकर जब मैं उस कमरे में आया तो मैंने देखा कि अब्बा सिलाई मशीन पे बैठे हुए कपड़े सिलाई कर रहे थे। उस वक्त उनकी आंखें नींद से बंद हो रही थी, कमर झुकी हुई थी। वो उस वक्त बहुत ही बूढ़े, कमज़ोर और निडाल लग रहे थे। ये मंजर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बमुश्किल अपने जज्बात पर काबू पाया। अब्बा, इतनी रात को आप सिलाई मशीन पर बैठे हुए हैं, आप सो जाएं, आराम कर लें। ये काम सुबह भी हो सकता है। अब्बा कहने लगे, नहीं बेटा, ये कपड़े तो मुझे एक हफ़्ता पहले ही वसीम साहब ने दिए थे। उनके बेटे की शादी है तो उन्हें शादी से पहले ही ये कपड़े चाहिए, मगर मैं अपनी मसरूफ़ियत की वजह से कपड़े सिलाई नहीं कर सका। कल उन्हें हर सूरत में ये कपड़े वापस करने हैं। तुम फिक्र मत करो बेटा, थोड़ा सा ही काम रह गया है। जैसे ही मुकम्मल होगा मैं सो जाऊँगा। अब्बा, आज के बाद आप काम नहीं करेंगे, मैं आपको यहाँ नहीं बैठने दूँगा। मेरी बात पर अब्बा फीका सा मुस्कुराए थे। बेटा, जब तक तुम्हारी अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तो हमें काम करना ही होगा। ये मेहनत मजदूरी तो ज़िंदगी का हिस्सा है। कल को किरण की शादी करनी है, और जो तुम्हारी माँ का इलाज चल रहा है उसके लिए महंगी महंगी दवाओं के लिए भी बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, और ये सब कुछ कैसे होगा?
मैं कुछ भी कहे बगैर अपने कमरे में आ गया था। उसी वक्त मैंने जाए नमाज बिछाई और अल्लाह ताला की हुजूर में अपनी कामयाबी के लिए दुआएं मांगने लगा। चंद दिन गुजरे थे जब मुझे एक होशरुबा खबर सुनने को मिली। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई थी जिसे सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग तो बहुत समझदार हैं, उन्होंने तो बहुत छानबीन करके ये रिश्ता किया होगा। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे इस बेयकीनी से कहने पर मेरा दोस्त हंस पड़ा। अरे यार, आजकल के ज़माने में कुछ भी मुमकिन है। पैसा बड़े बड़ों की अकल पर पत्थर डाल देता है, तो वो लोग क्या चीज़ हैं। ज़्यादा पैसे देकर वो लोग ना समझी में धोखा खा बैठे। मैं अपने दोस्त की आवाज़ सुनकर बिल्कुल गया किया था। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन लोगों के साथ वो सब हो, उनकी ज़िंदगी यूँ अजीरन हो। मगर शायद ये किस्मत का खेल था, या फिर शायद मकाफ़ात अमल, या फिर इंसान खुद को दूसरों से बढ़कर और दूसरों को कीड़े मकोड़े समझने लगता है, तो शायद इसी तरह उसका दिमाग अर्श से फ़र्श पर लाया जाता है। कुछ दिन गुजरे तो मेरी ज़िंदगी में वो एक ऐसा दिन आया जिसने मेरी सारी ज़िंदगी को गोया खुशियों से भर दिया था। मेरी डिग्री मुकम्मल हो गई थी। मुझे जिसका इंतज़ार था, वो इंतज़ार आज ख़त्म हुआ था। मैं बहुत खुश था। इतना खुश कि अपनी ज़िंदगी में शायद कभी इससे पहले मैंने ऐसी खुशी महसूस नहीं की थी। बार-बार मैं सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था। मैंने अभी अपनी मुकम्मल खुशी अपने माँ-बाप के साथ भी शेयर नहीं की थी। उन्हें मैं ये सब किसी मुनासिब मौका पर बताना चाहता था। चंद दिनों के बाद ही मैंने उन्हें बताया कि मेरी नौकरी लग गई है। मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है, शहर से बहुत दूर। कुछ महीने लग सकते हैं, मगर मैं आपसे फ़ोन पर राब्ता करूँगा। अम्मी-अब्बू मेरी कामयाबी पर खुश भी थे और उदास भी थे। और फिर मैं सब कुछ छोड़कर, भूल-भाल कर अपनी ट्रेनिंग पर आ गया था। वो दिन मेरी ज़िंदगी के यादगार दिन थे और मुझे यकीन था कि इन दिनों के बाद मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। इस दौरान मैंने वो सब मालूमात भी हासिल कर ली थी जिस बारे में मेरे दोस्त ने बताया था, जिस मामले पर मेरा दिल खटक गया था। मैंने इस मामले पर जब मज़ीद छानबीन की तो पता चला कि मेरे दोस्त की बात बिल्कुल सच है। मुझे ये सब जानकर खुशी नहीं हुई थी, बल्कि मुझे अफ़सोस हुआ था। 6 महीने के बाद मैं अपने घर वापस आ गया था, इसी होलिये में जिस होलिये में घर से बाहर गया था। मेरी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आ गई थी, ये बात मैंने अभी अपने घर वालों से छुपाई थी। आज मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहता था। आज उन्हें सब बताने का वक्त आ गया था। उन पर और अपने ख़ानदान वालों पर अपनी पहचान साबित करने का, अपनी कामयाबी की दाग बिठाने का आज से बेहतर दिन कोई और नहीं हो सकता था। अम्मी-अब्बा मुझे इतने महीनों के बाद अपने पास देखकर बहुत खुश हो रहे थे। फिर जब शाम का वक्त आया तो अब्बा बातों-बातों में उदास हो गए। क्या हुआ है अब्बा? आप इतने परेशान क्यों हैं? गो कि मैं उनकी उदासी की वजह जानता था, मगर फिर भी मैंने उससे पूछना मुनासिब समझा। बेटा, आज तुम्हारे चचा के घर में आधे से ज़्यादा ख़ानदान मधु है। आज अनूशा के ससुराल वालों की दावत है, उसके साथ-साथ अपने ख़ानदान के बहुत सारे लोगों की। मगर इस मौका पर भी उन्होंने मुझे मदऊ नहीं किया। मैं गरीब हूँ, पैसे वाला नहीं हूँ, इसीलिए मुझे सब लोगों ने ही धुतकार दिया। इतना बोलकर अब्बू रोने लगे थे और मुझसे उनके आंसू देखना हमेशा ही महाल हो जाता था। अब मैंने उनकी आंखें पूंछी और कहने लगा, अब्बू फ़िक्र मत करें, मैं आपको दावत पर ले जाऊँगा, मगर आज आपकी कोई बेइज़्ज़ती नहीं कर सकेगा। अब्बू बुरी तरह घबरा गए थे। अरे नहीं बेटा, तुमने नहीं जाना वहाँ, आज सारा ख़ानदान वहाँ पर होगा। सबके सामने जब वो लोग मुझे बातें सुनाएँगे और तुम्हें बेइज़्ज़त करेंगे, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा बेटा। कोई मुझे कुछ कहे ये बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन कोई मेरे बेटे को कुछ कहे ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। अरे अब्बू फ़िक्र मत करें, आज आपको कोई भी कुछ भी नहीं कह सकेगा। मैं अपने कमरे में गया, अपनी पुरानी टी-शर्ट पहनी, पुरानी जीन्स पहनी और फटे पुराने शूज़ पहने बाहर आ गया। अम्मी-अब्बू चले मेरे साथ, आज मैं आपको ख़ानदान वालों से मिलवाने के लिए ले चलता हूँ। मैं ज़बरदस्ती उन लोगों को चचा के घर लेकर आ गया था। जिस बात का मुझे अंदाज़ा था वही हुआ था। अनुषा के सभी ससुराल वालों के साथ-साथ ख़ानदान के आधे लोग भी मदऊ थे, और उनमें वो लोग भी थे जिन पर मेरी कब से नज़र थी। हम लोगों को वहाँ पर देखकर कुछ पल को सभी के चेहरे पर हैरानगी फैल गई। फिर सभी लोग ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे। अरे आप लोगों ने इन भिखारियों को घर में क्यों बुला लिया? मेरी फूफो चचा से मुखातिब होकर बोली। मैंने नहीं बुलाया इन लोगों को, ये लोग इतने ढीठ हैं कि बिन बुलाए कहीं पे भी आ जाते हैं। इन्हें ना अपनी इज़्ज़त की गर्ज़ है, ना किसी दूसरे की इज़्ज़त का। तभी अनुषा जो काले रंग की साड़ी में मलबूस थी, हमें देखकर वो गुस्से से चहकते हुए बोली, अरे इन लोगों को शायद भीख चाहिए होगी, ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसे चाहिए होंगे। अबू जल्दी से इन्हें पैसे दे दें और इन्हें यहाँ से चलता करें। अभी मेरे बाकी ससुराल वाले भी आने वाले हैं। वो इन लोगों को देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ये लोग मेरे रिश्तेदार हैं। अबू मेरी बहुत बेइज्जती होगी, आप इन्हें घर से निकालें। अनुषा की बातों को सुनकर मैं ज़ोर से हंस पड़ा था। अनुषा निकलने की बारी तो मेरी नहीं, बल्कि तुम्हारे ससुराल वालों की है। तुम लोगों ने हमें जितना ज़लील करना था कर चुके हो, अब और नहीं। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि वहाँ पर पुलिस भी आ गई, जहाँ पर हम सब लोग मौजूद थे।
वो सब घबरा गए थे। चचा तो बुरी तरह परेशान हो गए थे। ये पुलिस वाले यहाँ पर क्या करने आए हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप नहीं जानते कि यहाँ पर मेरी बेटी के ससुराल वालों की दावत चल रही है। मैं आपके ऊपर तक शिकायत करूँगा। आप आज के दिन यहाँ पर क्यों आए? क्या हमारा सर नीचा करने के लिए? इंस्पेक्टर साहब उन्हें नज़रअंदाज करके मेरे पास आए। सर, आप बताएं क्या करना है? क्या पूरे घर की तलाशी लें? हाँ, तलाशी ज़रूर लें, और ख़ास तौर पर उन जगहों की जिनके बारे में मैंने निशानदेही की थी। पुलिस वाले मुझे सलूट कर रहे थे, मुझे सर सर कह कर बुला रहे थे। ये मंजर देखकर वहाँ पे सभी लोग खड़े के खड़े रह गए। तब मैंने उन लोगों से अपना असल तारुफ करवाया था। मैं डीएसपी आदिल खान हूँ। कुछ दिन हुए हैं मुझे ये चार्ज संभाले हुए। अब मैंने अपना रुख चचा की तरफ किया था। मुझे आपके दामाद और बेटे के बारे में बहुत सी मशकूक खबरें मिली हैं। ये दोनों स्मगलिंग में मुलविस हैं। हमें इसके बहुत सारे सबूत भी मिले हैं। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, आज इस घर में आपके बेटे और दामाद की एक ख़ास मीटिंग भी है, जिसमें वो स्मगलिंग के सामान की डेकिंग कर रहे हैं। जिस जगह पर हम लोग खड़े थे वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। सिर्फ चचा का बेटा और दामाद मौजूद नहीं थे। वो इस वक्त एक कमरे में बैठे डेकिंग कर रहे थे। मेरे आदमी पहले से ही उस कमरे की निगरानी कर रहे थे और उनकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहे थे। और अब इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। वो घर जिसमें सब लोग कुछ देर पहले तो खुशियों से झूम रहे थे, अब वो घर जैसे मौत की खामोशी में डूब गया था। चचा तो अपना सर पकड़ कर बैठ गए थे। ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरा अपना बेटा और दामाद ये घिनौना काम करेंगे, इसमें मुलविस होंगे? ये तो मैंने गुमान में भी नहीं सोचा था। अनुषा भी सर पकड़ कर रो रही थी। अब्बा मुझे हैरत से देख रहे थे। आदिल, तुम इतने बड़े अफीसर बन गए और ये बात मुझे नहीं बताई। ये सब क्या हुआ मेरे बेटे? तब मैंने अब्बा को सारी बात बताई कि मैंने डिग्री मुकम्मल होते ही सीएसएस की तैयारी शुरू कर दी थी। और जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं ट्रेनिंग के लिए चला गया। मगर ये बात मैं उन्हें भी नहीं बताना चाहता था। मुनासिब मौका पर ही मैं अपने माँ बाप को ये हकीकत बताना चाहता था। अम्मी अबू का मेरी वजह से सर फ़ख्र से बुलंद हो गया था। वो बहुत खुश थे कि अब मैं उनके सारे ख्वाबों को, सारी खुशियों को पूरा करने के काबिल हो गया हूँ। मैं अम्मी अबू को अपने उस बड़े से बंगले में लेकर आ गया जो मुझे हुकूमत की तरफ से इनायत हुआ था। उसके साथ नौकर चाकर, बड़ी सी गाड़ी और इसकी हर किस्म की आसाइश हम लोगों को हासिल होती थी। रहा चचा का सवाल, तो वो लोग बहुत शर्मिंदा थे। अपनी गलतियों पर वो हम लोगों से माफ़ी मांगने के लिए भी आए थे और अब्बू ने बड़ेपन का सबूत देते हुए उन्हें माफ़ कर दिया था। उनके बेटे और दामाद का केस चल रहा है। चचा तो अपनी पूरी कोशिश करें उनकी सज़ा कम से कम हो जाए और उनकी ज़मानत हो सके। और अनुषा साहिबा, उसकी भी सारी अकड़ निकल चुकी है। उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया था। अब वो अपने मैके में आकर बैठ गई थी और अब दूसरों की तकलीफ़ को, दर्द को महसूस करने लगी थी। अब उसकी गोद में एक बेटी भी थी। शायद माँ बनकर ही इस कदर नरम हुई हो। मैंने ख़ानदान की एक लड़की से शादी कर ली थी और फिर हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर लिया था। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।